आज हम लोग को हिस्ट्री के क्लास 10th का लेक्चर 5 जिसमें हम यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पढ़ेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन का एकीकरण। आज हम लोग को, जिसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इटली को एक कैसे हुआ, इटली एक कैसे हुआ, फिर से जर्मनी एक कैसे हुआ हमने पढ़ा, उसी तरह आज हम लोग को ब्रिटेन। अब चैप्टर का हम एकदम अंत में आ चुके, एकदम थोड़ा सा बचा हुआ है। मैं चाहता तो लास्ट चैप्टर में भी कंप्लीट कर सकता था लास्ट वीडियो में, लेकिन उसमें दिक्कत ये हुआ कि मैंने जर्मनी और इटली बताई थी, उसी में ब्रिटेन बता देता तो आप लोग तीनों मिक्स कर देते। तो आप जर्मनी इटली उम्मीद है पढ़ चुके होंगे, क्वेश्चन जो दिए थे आपने कर लिया होगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। तो ब्रिटेन कहता है 18th सेंचुरी से पहले, 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन एक देश नहीं था, ब्रिटेन एक देश नहीं था। देखिए जिस लाइन को लिखा हूँ बस उसका अर्थ समझते चलिए, अपने आप पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पहले ही आपके लिए मेहनत किया, लिखा बुक पढ़ के। अब देखिए, ब्रिटेन 18वीं सदी से पहले राष्ट्र राज्य नहीं था, कोई देश नहीं था, बल्कि ब्रिटेन के जो अलग अलग देश थे, ब्रिटेन एक द्वीप समूह है। ब्रिटेन एक बहुत बड़ी क्या है, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जिसके सभी लोग द्वीपों के फॉर्म में रहते थे, जिसे ब्रिटेनियन आइलैंड कहते हैं, ब्रितानी द्वीप समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रितानी द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो ब्रिटेन के सभी लोग कैसे रहते थे? ब्रितानी द्वीप समूह बना के रहते थे, और वहाँ के लोगों की कोई एक ऐसी पहचान नहीं थी कि हम ब्रिटेन के हैं, ऐसा अपनी खास पहचान नहीं थी। तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है कि उनकी पहचान एथनिक थी, निजातीय थी, मतलब उनकी कोई खास पहचान नहीं थी, उनकी कोई जाति नहीं थी, बल्कि उनकी धर्म होती थी, जाति उनकी नहीं होती। जैसे हमारे देश में धर्म के साथ साथ जाति भी होती है, उनके यहाँ कोई जाति नहीं होती है। अब देखो, अब ब्रिटेन में एक संस्था थी जिसका नाम था एंगल राष्ट्र। क्या था? एंगल राष्ट्र। उस संस्था का नाम क्या था? एंगल राष्ट्र। तो एंगल राष्ट्र ने 1668 में 1668 में मोनार्ची को खत्म कर दिया। मतलब अब आप कहेंगे कि इंग्लैंड में अभी भी राजा का सिस्टम है, मैं पूरे ब्रिटेन का बात कर रहा हूँ। वहाँ से मोनार्ची को लगभग खत्म कर दिया, और देश पे कमांड किसका हो गया? एंगल नेशन का, एंगल नेशन का। अब एंगल नेशन का हो गया, मोनार्ची को खत्म कर दिया गया। इसके बाद इंग्लैंड ना स्कॉटलैंड को अपने साथ एक्ट ऑफ यूनियन, मतलब एक नियम 1707 में बना, उसके तहत जबरदस्ती जोड़ के अब इंग्लैंड क्या कहलाने लगा? धीरे धीरे जो इंग्लैंड था उसकी शक्तियाँ बढ़ रही थी। कैसे? धीरे धीरे पैसे रुपए के मामले में आप पढ़ेंगे कि इंग्लैंड कंपनी ज़्यादा खुलने लगी, इंडस्ट्रियाँ खुलने लगी, जिसके बाद इंग्लैंड की शक्ति अचानक बहुत तेज बढ़ी। जिसके बाद उसने अपने आसपास के द्वीपों को बोला कि अब तुम मेरे से अलग मत रहो, मेरे में जुड़ जाओ। और किस नियम के तहत? एक बैठक हुई 1707 में, जिसे एक्ट ऑफ यूनियन बोला जाता है, संध की बैठक, जिसके तहत ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड को अपने अंदर जोड़ लिया, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑफ ब्रिटेन। उसके बाद ब्रिटेन का नाम क्या पड़ गया? यूनाइटेड नेशन ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने में जोड़ लिया, उसके बाद ब्रिटेन को हम यूनाइटेड नेशन ऑफ ब्रिटेन कहते हैं। ब्रिटेन में दो देशों का जुड़ने का कहानी पढ़ना है। पहले स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड कैसे जुड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से, ब्रिटेन के लोग निजातीय थे, अलग अलग द्वीपों में रहते थे। तो ब्रिटेन में एक एंगल नेशन नाम की संस्था थी, जिसने पहले राजा वाले सिस्टम, मोनार्ची सिस्टम, मतलब किंग को क्या किया? खत्म किया, किंग की शक्तियों को खत्म किया 1668 में। जिसके बाद इंग्लैंड में एंगल नेशन ने एक नियम किया, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिसके तहत उसने स्कॉटलैंड को अपने अंदर जोड़ लिया, और इस एक देश, अब उसके बाद ब्रिटेन का नाम क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन ऑफ ब्रिटेन। तो हमने स्कॉटलैंड का पूरा कहानी पढ़ लिया। अगला है आयरलैंड कैसे ब्रिटेन में मिला। आयरलैंड कैसे ब्रिटेन में मिला? तो देखिए, आयरलैंड ब्रिटेन में कैसे मिला? तो आयरलैंड ब्रिटेन में मिला, आयरलैंड ब्रिटेन में मिला। उसके पीछे देखिए, जो आयरलैंड था उसमें दो प्रकार के लोग रहते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अधिक कौन थे? कैथोलिक। अधिक कौन थे? कैथोलिक। और अब जो अधिक होता है उसका दबाव रहता है, समाज पे ज़्यादा दबदबा रहता है। जो लोग अधिक रहते हैं उनका दबदबा अधिक होता है। अब सुनिए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में कैथोलिक लोग अधिक थे, लेकिन अब प्रोटेस्टेंट क्या थे? माइनॉरिटी में। क्या थे? माइनॉरिटी में। मतलब कम कौन थे? तो प्रोटेस्टेंट। अब ये लोग कम थे, तो इन्होंने, अब इनकी मदद कौन करने लगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड। अब ये इंग्लैंड इन्हें बोलता था। अब इस तरह समझिए,
इंग्लैंड ने जो काम भारत में किया गुलाम बनाने के लिए, वही काम अपने भी देश में उसने किया, अपने भी द्वीप समूह में किया। अब प्रोटेस्टेंट्स को कहते थे कि तुम लोग कम हो तो उनसे डरो मत, जो तुम्हें शक्ति चाहिए पैसे चाहिए मैं दूंगा, देता था। तो इन्होंने किसके ऊपर कमांड पा लिया, इन्होंने किसके ऊपर कंट्रोल पा लिया, कैथोलिक के ऊपर। कैथोलिक के ऊपर किसका वर्चस्व हो गया, प्रोटेस्टेंट्स का। अब बताइए आप जिसके वजह से किसी के ऊपर जीत पाए हैं तो वो तो अपने आप ही जीत गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट्स ने भले ही कैथोलिक पे जीत पाई, लेकिन वास्तव में जीत तो इंग्लैंड के लोगों ने किसके ऊपर पाई, कैथोलिक लोगों के ऊपर। जिसके बाद वुल्फ टॉम नाम के एक इंसान ने मिशन 1798 के तहत, मिशन 1798 के तहत जो बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ, उसके बाद जबरदस्ती 1801 में आयरलैंड को ब्रिटेन में जोड़ लिया गया। तो हमने इस तरह ब्रिटेन में दो देशों को जुड़ने की कहानी पढ़ा, एक स्कॉटलैंड का, दूसरा आयरलैंड का। एक लास्ट बार बस सुन लीजिए, स्कॉटलैंड का हमने क्या पढ़ा कि ब्रिटेन में राजाओं के सिस्टम को पहले कौन हटाया, एंजलेशन नाम की संस्था ने 1668 में, और 1707 में स्कॉटलैंड को जबरदस्ती अपने अंदर जोड़ लिया। अब उसके बाद हम ब्रिटेन को क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ब्रिटेन। फिर यही सेम हाल किसके साथ हुआ, आयरलैंड के साथ। आयरलैंड का सामाजिक बनावट कैसा था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो प्रकार के वहां पे समूह पाए जाते थे। कैथोलिक लोग अधिक थे और प्रोटेस्टेंट कम थे। कैथोलिक लोगों का समाज पे ज़्यादा वर्चस्व था, लेकिन उनके वर्चस्व को हमेशा से प्रोटेस्टेंट लोग कम करना चाहते थे। जिसकी मदद किसने किया, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने उनकी मदद किया, उनको जैसे पैसे रुपए की जरूरत हो, शक्ति की जरूरत हो, दिया। उन्होंने किसके ऊपर कमांड पा लिया, कैथोलिक के ऊपर। फिर प्रोटेस्टेंट्स ने कैथोलिक के ऊपर अपना कमांड पाया। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड के लोगों ने किसके ऊपर पा लिया, कैथोलिकों के ऊपर। जिसके बाद वुल्फ टॉम नाम के एक इंसान ने 1798 में हुए मिशन के तहत जो लड़ाई हुई, उसके बाद 1801 में इस आयरलैंड को जबरदस्ती जोड़ लिया। तो अभी तक के पढ़ने पर आपसे दो ही सवाल पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन ए, पहले सबसे किससे, स्कॉटलैंड के साथ कैसे हुआ, और बी आयरलैंड के साथ कैसे हुआ। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा ये दोनों टॉपिक। इसका आप आंसर लिखिएगा। इसके बाद हम 4th यूनिट कंप्लीट कर दिया। बस लास्ट दो सवाल और बच रहे हैं, दो टाइप के और सवाल बच रहे हैं। वो है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थी, एक। अब दो, अब कहता है कि राष्ट्र क्या। अब इतना होने के बाद कहानी रोक दी गई है। अब आगे के क्लासों में आप पढ़ेंगे तो और आपको पता लगेगा। अब देश लगभग सभी राष्ट्र बन रहे हैं राजाओं के शासन से निकल के। तो अब देखिए, अब देश को ना रूप दिया जाने लगा, देश को रूप दिया जाने लगा। जो देश बन रहे थे अब उनको रूप दिया जा रहा था। रूप मतलब चेहरा से अब प्रकट किया जा रहा था। तो ऐसा देखा गया कि ज्यादातर चेहरा किसका इस्तेमाल हो रहा था, महिलाओं का। इसी तरह फ्रांस में भी दो चेहरा यूज हुआ, एक मारियान का और दूसरा जर्मेनिया का, दूसरा जर्मेनिया का। पहला मारियान का और दूसरा जर्मेनिया का, ठीक है। पहला जो चेहरा था वो था मारियान का और दूसरा जर्मेनिया का। तो अब यही आपसे सवाल पूछ सकता है इसके आगे, हु वाज मारियान, और दूसरा हु वाज जर्मेनिया। इसके बाद चैप्टर में कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। यहाँ पे ये जो यूनिट आप पढ़ेंगे इसके बाद चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके बाद कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है। तो मारियान और जर्मेनिया कौन थी, तो ये लोग अपने अपने देशों की रूपक थी, देश की चेहरा थी। क्या थी, चेहरा थी, जो किसको किसको डिनोट कर रही थी, अपने कंट्री को। किसको डिनोट कर रही थी, अपने अपने देश को। अब देखिए, जर्मेनिया किस देश को करती थी, जर्मनी को। जर्मेनिया किस देश को करती थी, जर्मनी को। मारियान भी अभी पढ़ेंगे हम लोग। अभी एक समय के लिए आप क्वेश्चन नोट कीजिए और इतना देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यदि डाउट है तो कमेंट तो आप कर ही रहे हैं, आप लोग कीजिएगा भी।
तो जर्मेनिया जर्मनी का रूपक थी, फेस थी, उसी तरह मारियान कहाँ की थी, फ्रांस की। तो आपसे अब जब सवाल पूछेगा कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे, मारियान कौन थी, तो कहेंगे कि फ्रांस को एक महिला के रूप में प्रकट किया गया जिसे हम लोग मारियान के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह जर्मनी को महिला के चेहरे के रूप में प्रकट किया गया जिसे हम लोग जर्मेनिया के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आपको अब समझ में आ रहा। अब यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस पूरे चैप्टर में एक बार पूरे बोर्ड को आप देख लीजिए फिर से। अब पूरे चैप्टर में हम ये देखते हैं पूरे चैप्टर में कि जो हिस्ट्री में टोटल कितने क्वेश्चन हो पाए, 10 से 12 क्वेश्चन। आप उस 10 से 12 क्वेश्चन को कीजिए और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज को कीजिए, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज को कीजिए। इसके बाद ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि आपको बोर्ड में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं इसके अलावा कहीं से भी नहीं आएंगे। आपको कोई साइड बुक या कोई क्वेश्चन बैंक लगाने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस एनसीईआरटी कीजिए और जो ये क्वेश्चन दिए गए इसको जरूर एक्सप्लेन करके लिखिए। तो लेक्चर 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ और लेक्चर 5 के पाँच लेक्चरों के साथ हम लोग इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिए हैं। अब धीरे धीरे हम अब इसके बाद हिस्ट्री के हम हर वीडियो को शुरू करेंगे। अभी के लिए आप इतने करते रहिएगा। अब चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का जो आएगा उसी के साथ हम लोग शुरू किया जाएगा।